जय गुरु जी, संगत जी। आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। ट्राई कर रहा हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? चाबी गाड़ी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ आंटी, लाइव आ गया हूँ, देखिए जरा। एंड जरा मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जरा सा देखिए, आवाज़ आ रही है। और ये सुमन आंटी का भी जरा सा एक्सेप्ट कर लीजिएगा ना, रिक्वेस्ट। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आंटी? हाँ जय गुरु जी, संगत जी, आवाज आ रही है आपको वहां से? आज ठीक है आंटी, ठीक है। जय गुरु जी। ये सुमन आंटी का जरा सा वो कर लीजिएगा, आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी ऑनलाइन देखें। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हेमंत कुमार दुबे अंकल आज आपसे गुरु जी के साथ अपनी अब तक की जर्नी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी से सन 2014 में हम जुड़े थे। वैसे तो गुरु जी से जुड़ान तो वर्षों से रही है। बचपन से ही प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का और शिव जी का भक्त रहा हूँ और बचपन से ही पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में मन हमेशा लगता रहा है।
मंदिरों में जाना और पूजा करना, घंटों पूजा करना, यही अपना नित्य कर्म रहा। शायद गुरुजी को कुछ न कुछ बात जरूर पसंद आई होगी, जो सबसे पहले उन्होंने मुझे मेरे सदगुरु संत श्री आशाराम बापू जी से मिलाया और फिर अपने चरणों में बुला लिया। मेरी जर्नी शुरू होती है संगत जी एक सत्संग से, जिसमें मैं शुरू से ही अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता था कि मेरी श्रीमती सुमन जी को, सुमन आंटी हैं, उनको कोई अच्छा सदगुरु मिल जाए, कोई अच्छा गुरु मिल जाए। तो ऐसे ही एक दिन मुझे पता लगा कि वो एक सत्संग में जा रही हैं और उन्होंने कहा कि आप जरा मुझे छोड़ देंगे सत्संग तक। मैंने कहा ठीक है, सत्संग है तो मैं चलता हूँ साथ में। मेरा ऑफिस था उस दिन, लेकिन मैं इनके साथ गया और इनको मैं उस सत्संग में छोड़ के आया। अरविंदो कॉलेज के पीछे किसी संगत आंटी के घर पे सत्संग था। मैं वहाँ पहुँचा तो ऑफिस जाने के लिए देर हो चुकी थी और फिर मैंने कहा कि अब हाफ डे भी नहीं जाऊँगा, आज मैं सत्संग अटेंड कर ही लेता हूँ, अंदर चल के देखता हूँ क्या होता है। अंदर गया, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और कुछ संगत बैठी हुई थी। सत्संग बस शुरू होने ही वाला था। सत्संग शुरू हुआ गुरुजी के बैंड के साथ और पूरे 2 घंटे चला। उस सत्संग के दौरान मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ बातें पता लगी गुरुजी के बारे में संगतों से, जो संगतों ने अपने सत्संग वहाँ पे शेयर किए। इसके बाद एक दिन आंटी ने कहा कि बड़े मंदिर चलना है और फिर मुझे बड़े मंदिर लेकर के गई। बड़े मंदिर वाकई में इस धरती पर जन्नत है। बड़े भाग्य से बड़े मंदिर जाने का अवसर प्राप्त होता है और जब तक गुरुजी ना बुलाएं तब तक जाना हो भी नहीं पाता है। तो एक दिन गर्मियों के 2 दिन ही थे, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर के आसपास का या शायद अक्टूबर का समय रहा होगा, जब मैं और सुमन आंटी बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर में जाकर के मैंने गुरुजी को माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो सिर्फ अपने गुरुदेव के आगे माथा टेकना चाहता हूँ, आप बताएं कि आप में और उनमें कोई भेद है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कोई भेद नहीं है, गुरुओं में कोई भेद नहीं होता। और फिर मैंने बड़े श्रद्धा के साथ गुरुजी को नतमस्तक किया, चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया, चला आया। सत्संगों का सिलसिला जारी रहा और इस तरह से जिंदगी आगे बढ़ती रही। छोटे छोटे सत्संग होते रहे जीवन में और गुरुजी की कृपा से सब ठीक ठाक चलता रहा और आज भी चल रहा है। बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं एक एक करके सारे सत्संग आपसे शेयर करूंगा। तो उस दौरान जब मैं सत्संगों में जाने लग गया आंटी के साथ, तो मेरे मन में एक बड़ी ख्वाहिश थी। हर संगत से सुनता था कि आज रोटी प्रसाद में दर्शन हुए ओम के, आज चाय प्रसाद में ओमकार आ गया हमारे, किसी को बादलों में दर्शन ओमकार के हो गए, कहीं कुछ ऐसे सुनने में आते रहा। ज़्यादातर सत्संग आता था कि आज बैगन की सब्जी काटी तो बैगन में ओम नजर आया, या आज रोटी बनाई तो उसमें ओम नजर आया। तो जब मैं संगतों से सत्संग सुनता था तो मेरे मन में भी एक ख्वाहिश सी जगी कि गुरुजी, सबको तो आप दर्शन देते हो, मुझे कब दोगे, इस तरह से। तो एक दिन का समय था, हम लोग शाम को बड़े मंदिर गए हुए थे और लंगर प्रसाद आया। आई थिंक शायद ये मेरा दूसरा विजिट रहा होगा बड़े मंदिर का। और लंगर प्रसाद आया और मैंने वही रोटी, जब हम लेते हैं रोटी प्रसाद लेते हैं तो उसको बड़े गौर से देखते हैं कि इसमें कहाँ ओम है और क्या है। मेरे हाथ में अंकल ने, सामने वाले अंकल ने रोटी प्रसाद दिया, मैंने रोटी प्रसाद लिया हाथ में और देखा रोटी प्रसाद पे इतना बड़ा ओम था कि पूरी रोटी उससे भरी हुई थी। और
जिस जगह पे ओम था वो पूरा ओम, बहुत बड़ा सा ओम, उतनी पोर्शन में वो रोटी, जिसको बोलते हैं कि आधी कच्ची आधी पक्की टाइप की, होती पक्की ही है लेकिन देखने में लगता है कि वो थोड़ी सी कच्ची टाइप की रह गई। तो इस तरह से गुरुजी ने तुरंत उस बात को पूरा किया। फिर मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, मनी मन मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, बहुत खुश हुआ। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, वो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं और पूरा भी कर देते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे एक दो सत्संग सुनाना चाहूंगा। सत्संगों की कड़ी में एक सत्संग है, लगभग 4 साल पहले की बात है। मेरे बेटे का एडमिशन होना था आईपी यूनिवर्सिटी में। उसने इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस दिया हुआ था, जेई दिया हुआ था, यूपीटीयू का भी उसने एंट्रेंस दिया था, और इसके अलावा ये जो अपना एनएसआईटी है और दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी उसने किया हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत जगह फॉर्म भरे हुए थे। लड़के की परसेंटेज कोई खराब नहीं थी। गुरुजी की बड़ी कृपा थी कि मेरी उम्मीद, हाँ ये भी एक सत्संग है कि उस समय मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरे लड़के की इतने परसेंटेज आएंगे। बड़ा लड़का सर्वज्ञ अंकल, वो जब उसने 12th में था तो ये बास्केटबॉल का प्लेयर भी था और बड़ा खेल कूद में आगे रहता था, तो और नंबर बड़े कम आते थे। तो मुझे बड़ी चिंता सी हो गई थी कि ये तो बड़ी मुश्किल से लगता है, 60% से अगर ऊपर आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं सोचता था। और उसके पेपर्स भी देख करके मुझे ऐसे ही लगता था कि पता नहीं गुरुजी कैसे होगा, इसका क्या होगा। तो जब रिजल्ट आया उसका 12वीं का एंड ही स्कोर्ड 96% मार्क्स जब लेकर के आया, तो मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, आपने तो इसके नंबर ही पूरी तरह से एकदम बदल डाले। कहाँ तो मैं 60 सोच रहा था, 69 आ जाए वो मैं सोच रहा था कि 70 के करीब तो पहुंच जाएगा ये, और कहाँ आपने 96%। खैर उसका जेई मेंस का पेपर भी अच्छा गया और जेई मेंस के जरिए उसको कई 1-2 कॉलेजेस का था, लेकिन वो बड़े दूर दूर कॉलेजेस थे। अब मैं ये सोच रहा था कि लड़के को नीट वगैरह में आ नहीं पा रहा है, स्कोर तो है ठीक, बट एक आईपीयू का सहारा लास्ट बचा हुआ था, सारी जगह एडमिशन फुल होते जा रहे थे। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में उसने कई जगह फॉर्म डाले हुए थे, उसमें एक जगह भरा भी था कि इस जगह हम इसका एडमिशन करा देंगे, पैसे भी जमा करा दिए थे मैंने आनंद फानंद में। बाद में पता चला कि नहीं, वो कॉलेज इतना सही नहीं है पढ़ाई के मामले में। तो फिर मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ इसको कंटिन्यू कराना, मतलब एक तो दूर है घर से और फिर डेली आ जा नहीं सकेगा, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ाई का भी इसका हिसाब किताब कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, रिव्यूज़ इंटरनेट पे अच्छे नहीं हैं, क्या किया जाए। तो हमने फिर अल्टीमेटली उसको दोबारा इंटरव्यू राउंड के लिए हम रुक गए और वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ किया। आईपी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू राउंड का काउंसलिंग थी, सारी सीटें लगभग भर चुकी थी, 2-4 सीटें ही बची हुई थी किसी किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो सीटें बहुत ही कम बची थी। अपनी चॉइस थी, सिविल मिल जाए, मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की तो हमने आशा ही छोड़ रखी थी क्योंकि इतनी सीटें थी ही नहीं, उसमें बची ही नहीं थी। मुझे अंदर बुलाया गया, मैं गया अंदर और देखा तो आगे बहुत सारे बच्चे खड़े थे और पूरा हॉल भरा हुआ था। और मैंने सोचा कि इतने बड़े हॉल में और इतने सारे लोग हैं और इसमें सीटें मात्र 3 या 4 ही बची हुई हैं, इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं मुझसे पहले, तो क्या होगा।
लड़के का नाम बुलाया गया, लड़के आगे बढ़ा, इंटरव्यू वाली टेबल तक गया। वहाँ ऑलरेडी 5-6 बच्चे लाइन में लगे थे। अब एक एक करके गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो ख़त्म होती जा रही थी। मुश्किल से 1-2 सीटें बच गई थी, 2-3 ही सीटें बची थी। और मैं बस यही सोच रहा था, गुरुजी मैकेट्रॉनिक्स का हमने ब्रांच भर दिया था और मैकेनिकल से रिलेटेड बिल्कुल नया ब्रांच। हिंदुस्तान में देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग ऐसा था जो मैकेट्रॉनिक्स ऑफर कर रहा था। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो नेचुरली मैकेनिकल के प्रति रुझान रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मुझे ठीक लगी। मैंने कहा कि दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है। पर सीटें बहुत कम थी, शायद 3 सीटें बची हुई थी और आगे बच्चे खड़े थे लगभग 6। और मैं बस यही सोच रहा था कि इसका कैसे होगा। 1-2 और कॉलेजेस में थी, एक सिविल की 1-2 सीटें थी, बट वही था कि दुखी लगी हुई थी अंदर से। बोर्ड पे देखे जा रहे थे कि एक एक करके सीटें खत्म होती जा रही हैं। इसके आगे बच्चे इतने हैं कि सारी गवर्नमेंट सीटें खत्म हो जाएंगी तो इसका नंबर आएगा। जाने गुरुजी ने, फिर मैं देख करके बहुत जब थोड़ा अपने आप को परेशान सा महसूस किया तो मैंने नज़रें फेर ली बोर्ड से। मैंने कहा कि गुरुजी आपने जो कराना है आप करा लें, गवर्नमेंट में दिलाना है गवर्नमेंट में दिलाना, प्राइवेट में दिलाना है प्राइवेट में दिलाना, अब आपकी मर्जी है। मैं और नहीं देख सकता इस बोर्ड की तरफ, ये बहुत टेंशन दे रहा है बोर्ड। फाइनली एक एक करके मैं देखते गया। मैं लड़कों की तरफ मेरी निगाह थी, बोर्ड से निगाहें मैंने हटा ली। इसके आगे जितने लड़के खड़े थे उसमें से सिर्फ एक ने गवर्नमेंट कॉलेज चुना, बाकी सब ने कंप्यूटर साइंस लेकर के प्राइवेट कॉलेजेस ले लिए। मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच का एक बच्चा और आया और उसके बाद इसका नंबर आ गया। इसको मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गई। हम एडमिशन लेने गए थे तो हमने 70,000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया था। अगले दिन हमें एडमिशन लेना था। हमें वहाँ से स्लिप मिल गई कि यस अब आप कल जा करके एडमिशन करा लीजिए। नेक्स्ट डे आई थिंक शायद मंडे था या जो भी दिन था, मंडे या ट्यूसडे का दिन था। कॉलेज गया मैं अपनी चेकबुक साथ लेकर के गया था, क्रेडिट कार्ड साथ रखा था, क्योंकि मुझे ये था कि कम से कम 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 की फीस तो ज़रूर होगी। जब एमिटी जैसे जगहों पे 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख की फीस है तो इसमें भी आईपीयू में भी कम से कम कुछ नहीं तो 1,00,000, 1,25,000 की फीस तो ज़रूर ही होगी। तो मैं अपने चेकबुक्स वगैरह लेकर के गया था। गुरुजी की कृपा से वहाँ एडमिशन का फॉर्म तुरंत उन्होंने दिया। मैं अकेला ही था, बच्चा मेरे साथ खड़ा था और टीचर ने दिया, फॉर्म भरा, मैंने फ़ीस भर दी। कितना फ़ीस जमा किया हुआ है? मैंने लिखा 70,000। उन्होंने कहा कि आपने 70,000 भरे हुए? मैंने कहा हाँ जी 70,000 भर दिए हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसमें और कितनी फ़ीस देनी है वो आप मुझे बता दें, मैं उतने का आप जैसा कहें, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या कैश चलेगा तो एटीएम से कैश निकाल कर किया। संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि आपने तो फीस ज़्यादा जमा करा रखी है, आपको 10,000 का रिफंड आएगा, पूरे साल की फीस मात्र 60,000 है। मैं संगत जी सच बता रहा हूँ, उस समय अभी मेरी आंखें भरने जा रही हैं एकदम से। उस समय मेरी आंखें भर आई और मतलब ये खुशी के आंसू थे कि मैंने, गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, इसका कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कहाँ तो हमने सोचा नहीं था कि आईपी यूनिवर्सिटी के जरिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, कहाँ आपने एडमिशन का नंबर लगा दिया, और कहाँ आज मैं ये सोच रहा था कि 1.5-2 लाख, 1.25 लाख से तो ऊपर ही फीस जाएगी और फिर उसके अलावा फिर बाकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर पूरे 4 साल चलाना बड़ा खर्चा आएगा। और हम बड़ा सिंपल रहने वाले और अपने सैलरी में गुजारा करने वाले लोग हैं, कैसे पार लगेगा। और आपने तो गुरुजी पूरा पलट के रख दिया एंड 70,000 में से 10,000 आप रिफंड भी दिला रहे हो। संजय जी वेरी वेरी थैंकफुल, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मतलब जो हम सोचते
हमारी सोच जहाँ नहीं जा सकती उससे ज़्यादा बढ़ करके हमें देते हैं। जब हम गुरुजी के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं तो गुरुजी ऐसा ही करते हैं। एक ऐसा ही सत्संग आज भी है, आज का भी है, वो लास्ट में आपसे शेयर करूँगा। तो बच्चे का एडमिशन हो गया संगत जी, और मात्र लगभग 2.5 लाख के आसपास में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, 4 साल का। तो इससे बढ़कर के गुरुजी क्या गिफ्ट है। बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, आईपी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में रहा, दिल्ली में घर से आया गया, और गुरुजी हर पल प्रोटेक्ट करते रहे। जब कभी कोई डिफ़िकल्टी आती थी, कहीं कोई मुश्किल आती थी, तो बस गुरुजी से सिर्फ ये अरदास रहती थी, गुरुजी हिम्मत, शक्ति और अपनी प्रोटेक्शन देते रहना गुरुजी। और गुरुजी ने हर मुसीबतों से निकालते हुए आगे बढ़ाया। एक सत्संग मेरे ऑफिस का है जो भी मुझे याद आ रहा है, वो भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। गुरुजी कैसे चुटकियों में काम करते हैं, ये इस सत्संग से देखने वाली बात है। लगभग 3 साल पहले मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। मैं परचेज डिपार्टमेंट में था। मेरा ट्रांसफ़र करके मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में डाला गया और प्रोडक्शन प्लानिंग दी गई। मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। लगभग 20 साल परचेज में काम करने के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग में जाना, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 3000 आइटम। गुरुजी ने हाथ पकड़ करके जहाँ जहाँ मुझे डिफ़िकल्टीज आई, डिफ़िकल्टी से निकालते हुए पूरा साल निकलवाया, और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ सारा कार्यभार संभाला। लोग बड़े खुश हुए, और साल का अंत आते आते तक एक ऐसा सत्संग हुआ कि गुरुजी ने चुटकियों में मेरा ट्रांसफ़र फिर से करा दिया। तो हुआ ये कि मैं जिस चैम्बर में बैठता था उसमें हम 3 लोग बैठते थे। मेरे जो बॉस हैं वो एक दिन आते हैं, और ग्लास का चैम्बर था तो बाहर से दिखता भी था। आए, आगे बढ़ गए चैम्बर से, और फिर पलट के आए, और एक ऐसी निगाह से देखे जैसे कि, जिसे बोलते हैं कि बड़े प्यार से, गौर से देखना, जैसे गुरुजी की निगाहें होती हैं, ऐसे देखा उन्होंने और इशारा किया कि आ जाओ। मैं चला गया, बाहर गया, तो बगल वाले कमरे में थे वो, और उन्होंने कहा, हेमंत ये कमरा ले लो, आप इस कमरे में शिफ्ट कर जाओगे। मैंने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात है, सिंगल। तो बोले इसको आप एक जन से और शेयर कर लो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस कमरे में हम शिफ्ट हो गए, एक तरह से बिल्कुल सेपरेट कमरा हो गया, और उसी दिन सारा अपना टेबल वेबल सब शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं दफ्तर आया, जो थोड़ा बहुत जो टेलीफोन वगैरह लगना था लगवाया। मेरा एक दोस्त 11 बजे के आसपास मेरे पास आता है, ऑफिस का ही कुलीग, और आकर के मुझे बधाई देता है कि दुबे साहब बधाई हो, आपको चैम्बर मिल गया। मैंने कहा थैंक यू, सब इनकी कृपा है, गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे टेबल पे हमेशा रहता है। तो मैंने कहा लेकिन आप कहाँ बैठ रहे हो? बोले कि आपके पीछे वाली बिल्डिंग में हूँ मैं। तो मैंने कहा वो तो नई बिल्डिंग है, नया बना है। बोले हाँ चलो आपको दिखाता हूँ, अपना कमरा दिखाता हूँ। तो मैं उस बिल्डिंग में चला गया। वो बिल्डिंग अभी बिल्कुल नई बनी थी, और उसमें अभी लोग शिफ्ट नहीं हुए थे। शिफ्ट होने की बातें चल रही थी कि एक फलाना डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, इसमें शिफ्ट होगा। तो ये लेकर के गया मेरा दोस्त, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, ले जाकर के अपना कमरा दिखाया। और कमरा देख करके मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, ये जगह तो एकदम ऐसा लग रहा है कि हमारी इस पुरानी सी कंपनी में, और ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी वाली जगह पे आ रहा हूँ। तो कहता है कि आ जाओ दुबे साहब, यहीं आ जाओ। तो मैं कहा ऐसे कैसे आ सकता हूँ, ऐसे तो आना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसे, अभी तो मेरा 1 साल पहले ट्रांसफ़र हुआ है, और अभी तो मैं उस डिवीज़न में आया हूँ, रेलवे डिवीज़न में। अब अचानक से 16 डिवीज़न में इतना जल्दी कहाँ ट्रांसफ़र होता है? तो अभी तो मैंने वहाँ सारा कार्यभार संभाल करके सीखा है, तो इतना जल्दी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। या नहीं, कोई नहीं, आप
तो बात आई गई होगी, मैं वापस आया। मेरे मन में बस सिर्फ एक ही था कि जगह बड़ी अच्छी है। मैंने अरदास नहीं की गुरुजी से कि गुरुजी मुझे यहाँ आना है, ऐसी कोई बात कुछ भी नहीं। बस खाली मन में ये था कि बड़ी अच्छी जगह है, ये बड़ी अच्छी जगह है गुरुजी। और फिर मैं चला गया, मैं एसोसिएशन का मेंबर था उस समय, और तो मैं अपने ऑफिसर एसोसिएशन में गया। मैंने लंच टाइम में अपने बाकी लोग साथियों को भी ला के वो जगह दिखाई। मैंने कहा चल के देखने वाली जगह है, बड़ा अच्छा सब कुछ बना हुआ है। और सबने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है, और अपनी कंपनी में चलो ये भी एक बहुत अच्छा एरिया बन गया है। तो बात आई गई हो गई ख़त्म। करीब 4 साढ़े 4 बजे का समय था। 5 बजे हमारा ऑफिस ऑफ हो जाता है। सीएमडी से एक मीटिंग भी थी, सारा कुछ हुआ। 4 साढ़े 4 बजे में फ्री हुआ। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे बॉस का फ़ोन आता है। जो मेरे बॉस जनरल मैनेजर हैं, उनका फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पे, और मैं उनके कमरे से जस्ट गुजर ही रहा था। तो मैं सीधे फ़ोन ऑफ करके उनके कमरे में ही चला गया। उनका मैं कमरे से बोला हाँ आ जाओ बैठो। मैं बैठा तो कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे आगे एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफे के साथ एक पत्र लगा हुआ था। मैंने समझा कि लगता है कुछ कहीं से कोई आरटीआई वगैरह आ गई है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, क्योंकि लिफाफा ब्राउन कलर का था। मैंने कहा लगता है कोई किसी ने कोई चिट्ठी उट्ठी डाल दी है, तो साहब को कुछ पूछना होगा इसमें। मैंने कागज़ लिया, पढ़ने लगा, और उसमें ये लिखा हुआ था कि विद इमीडिएट इफेक्ट, आज से ही मिस्टर हेमंत दुबे हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू सोलर डिवीजन। एक नया डिवीज़न बना दिया गुरुजी ने। सोलर डिवीज़न में मार्केटिंग में मैं जाना नहीं चाहता था, तो गुरुजी ने वहाँ जाने नहीं दिया। पूरा डिवीज़न मार्केटिंग का वहाँ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उस जगह पे गुरुजी ने एक बिल्कुल फ्रेश डिवीज़न उसी दिन बनाया। 3 लोगों को लेकर के, मैं और एक हमारे सीनियर थे मिश्रा जी एंड एक सिंह साहब, 3 लोगों को मिला करके एक नया डिवीज़न खड़ा किया, सोलर प्रोजेक्ट्स डिवीज़न, बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिवीज़न। और वहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में भेज दिया। मैं सीएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। जब से ज्वाइन किया था तब से मन में एक ख्वाहिश थी कहीं न कहीं दबी हुई कि कभी तो मैं इस बिल्डिंग में या सोलर डिवीज़न में मैं काम करूँ। और गुरुजी ने एक झटके में विदिन 3 आवर्स ये सारा कुछ हो गया। बाद में मुझे पता चला कि उस जगह पे कोई और बंदा जाने वाला था, और लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन चेंज हुआ। कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे गुरुजी। छोटी छोटी ख्वाहिशों का, जिसके बारे में हम कभी अरदास भी नहीं करते, कहते भी नहीं गुरुजी से, गुरुजी पूरा कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरी ये संगत इस चीज़ से बड़ी खुश है, तो गुरुजी उस काम को कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सत्संग बहुत छोटे बड़े बहुत सारे सत्संग हैं। सुमन आंटी जो मेरी वाइफ हैं, इनको एक कान से सुनाई नहीं देता था, तो बहुत सालों पहले एक ऑपरेशन कराया था कान का। सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ साल बाद उस कान से फिर से सुनाई देना बंद हो गया। ये मेट्रो से जब आती जाती थी, द्वारका में इनका ऑफिस, और हम लोधी रोड में रहते थे, तो ये मेट्रो से आती जाती थी, और आते जाते ये गुरुजी का सत्संग लगा लेती थी। सुनते हुए ऑफिस आना, सुनते हुए ऑफिस से वापस जाना, यही इनकी दिनचर्या थी, सवेरे सवेरे और शाम की। सत्संग सुनते सुनते एक दिन गुरुजी ने इनका कान ठीक कर दिया। जिस कान से इन्हें सुनाई नहीं देता था, उस कान से सुनाई देने लग गया। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और हमने कहा जय गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा शुक्राना है। ऐसे ही इनको कुछ गांठों की समस्या थी, और उन गांठों की समस्या को भी गुरुजी ने, मैं बहुत परेशान था, और हमने एम्स में तो नहीं दिखाया, हमने मेरे ख्याल से हमने सफदरजंग में दिखाया था। सफदरजंग के बाद हमने सर गंगाराम में दिखाया। गंगाराम से वहाँ भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर हम मोदी नगर तक गए थे, किसी ने बताया वहाँ एक डॉक्टर हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। गांठों की समस्या लेडीज़ को होती है कहीं ना कहीं, इनको भी प्रॉब्लम थी, और
जब सर गंगाराम में दिखाया तो उन्होंने बायोप्सी वगैरह लिखा एंड इट वाज नॉट गुड बट, और मैं उस दौरान बहुत परेशान था कि अगर कुछ हो गया तो फिर कैसे क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने वो सारी समस्याएं होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू एक होम्योपैथी डॉक्टर से मिलवा दिया। उन्होंने ऐसी मेडिसिन दी कि सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो गई। तो शुक्राना है गुरुजी का, कैसे कैसे हमें स्वस्थ करके रखते हैं, कैसे कैसे हमें ठीक करके रखते हैं। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक सत्संग है, ये आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमने एक सत्संग रखा था अपने घर पे, जब हम लोधी रोड रहते थे तो हमने एक सत्संग रखा था। मुझे एक संगत अंकल को पिकअप करना था, ऑफिस था उस दिन मेरा, और लंच के बाद शायद मैंने छुट्टी की थी और 2 बजे से सत्संग था। तो मैं संगत को पिकअप करने उनके घर गया। नोएडा में रहते थे, सेक्टर 18 में। वहाँ से उनको पिकअप किया, डीएनडी से गुजर रहे थे। तो ऐसे ही मैंने कहा कि अंकल देखो ये डीएनडी है, दिल्ली नोएडा टोल, कितने सालों से यहाँ टोल चल रहा है। मैं लगभग देख रहा हूँ कि लगभग 20 साल तो हो ही गए हैं इस रोड को बने हुए, डीएनडी को बने हुए 18-20 साल हो गए हैं, और ये 18-20 साल में टोल खत्म ही नहीं हुआ। ये टोल कभी खत्म होगा भी कि नहीं होगा? इस टोल को तो खत्म हो जाना चाहिए, इतने दिन तक ये टोल नहीं चलना चाहिए यहाँ पे डीएनडी पे। अंकल ने इतना कहा कि हेमंत अंकल, गुरुजी चाहेंगे तो टोल भी खत्म हो जाएगा। बस इतनी बात हुई। फिर हम दूसरी बातें करते हुए हम अपने घर आ गए। उस दिन की ही बात बता रहा हूँ, जब मैंने संगत अंकल को पिकअप किया, जैसे ही मैं उनके साथ गाड़ी में वापस बैठा, मेरी गाड़ी में इतनी गुलाबों की खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि वो खुशबू एकदम अंदर तक मेरे घुस गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुलाबों की टोकरी में दबा करके मुझे रख दिया गया हो। इतनी तेज और इतनी स्ट्रांग फ्रेगनेंस थी। मैंने कहा अंकल आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है? बोले हाँ, गुरुजी साथ चल रहे हैं। हम अपने घर गए। हमारे घर में नीचे गाड़ी से ले करके, और हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, पूरे रास्ते खुशबू आती रही। और जब हम अपने सत्संग वाले कमरे में पहुंचे, वहाँ वो कमरा भी पूरा गुलाबों की खुशबू से भर गया, और सारी संगत ने महसूस किया कि यस, गुरुजी आ गए। तो उसी दिन की बात है कि हमने ये बात की और सत्संग अटेंड किया। शाम को मैं संगत जी को वापस छोड़ने नोएडा आ रहा था, मैं, मेरी वाइफ और शायद मेरा लड़का था साथ में। लोधी रोड से सेक्टर 18 ज़्यादा दूर नहीं है, डीएनडी पड़ता है और अपना बंदा बहादुर सेतु पड़ता है, जिसको बड़ा पुला भी कहते हैं। तो जब हम डीएनडी के पास पहुंचे तो देखिए गाड़ियां आराम से क्रॉस कर रही। मैंने कहा ये क्या हुआ? आगे गए, देखा डीएनडी बिल्कुल खुला है, कोई टोल नहीं, कुछ नहीं। मैं तो आश्चर्य में रह गया। मैंने कहा अंकल ये क्या हुआ? अभी आते समय तो करीब 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 1:30 के बीच में हमने जाते समय यहाँ से यही डीएनडी क्रॉस किया था, बकायदा फीस पे की थी, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अंकल ये टोल खत्म हो जाना चाहिए, खत्म होता क्यों नहीं है? और अब देखिए हम वापस जा रहे हैं और इसी 3-4 घंटे के अंदर ये टोल खत्म हो गया। अंकल ने कहा हेमंत अंकल, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी कहा हाँ अंकल, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो असंभव सी बात थी, बिल्कुल असंभव सा था कि हम जाते समय टोल दे रहे हैं और आते समय हम टोल ना दे रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने भोले हैं और अपने लोगों की बातों का इतना ख्याल रखते हैं कि बस एक ही चीज कह सकते हैं, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ये जब उस दिन जिस सत्संग के लिए लेके जा रहे थे उन अंकल को, उसी सत्संग की बात है।
उस दिन मेरे लड़के का उसके कुछ ही दिन पहले रिजल्ट निकला था 10th का, और उम्मीद से ज़्यादा गुरुजी ने दिया था, क्योंकि छोटा बेटा जो है वो पढ़ने में ठीक तो रहा है, लेकिन पढ़ने में इतना ध्यान नहीं दिया उसने लास्ट के दिनों में, और बस ये लग रहा था कि ये किसी तरह से मतलब किसी सब्जेक्ट में लटक ना जाए, इतना डर था अंदर। और जब रिजल्ट आया, क्योंकि पीछे के जो स्कूल के जो स्कूल टेस्ट होते हैं उससे ही पता लग रहा था कि परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है बट इतनी भी अच्छी नहीं है। तो उम्मीद यही कर रहा था कि 60-70 मैक्सिमम, और गुरुजी ने उस दिन उसको ऐसे नंबरों से पास कराया। उसी दिन शायद उसका रिजल्ट निकला था, शायद मॉर्निंग में रिजल्ट निकला था और इवनिंग में हमने सत्संग रखा हुआ था। ये भी एक इत्तेफाक ही था, यह गुरुजी की मेहर थी, शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी जान करके आश्चर्य होगा कि उसके हर सब्जेक्ट में, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब में 8 CGPA आया था। 8 CGPA, ओवरऑल 8 CGPA, सब में 8 CGPA और ओवरऑल भी 8 CGPA। अंकल ने उस दिन ये कहा सत्संग में कि अनमोल अंकल, गुरुजी ने अपना डमरू बजा दिया। हमने कहा कि अंकल इसका क्या मतलब हुआ, गुरुजी ने डमरू बजा दिया? हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि डमरू। कहते हैं अरे अंकल आप देखो नंबर, लड़के के नंबर देखो, सारे 888 हैं, सब डमरू की शक्ल में है, तो गुरुजी ने अपना डमरू ही तो बजाया है। मैंने कहा हाँ अंकल ये तो बात सही है, सच में गुरुजी ने अपना डमरू बजाया है। और वाकई वो नंबर बड़े अच्छे थे, लड़का भी बहुत खुश था नंबरों से, हम भी बहुत खुश थे। और उसको साइंस साइड मिल गया, साइंस साइड मिल गया, उसने बायो लिया, और बायो लेकर के फिर पढ़ने लगा, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश कि हम डॉक्टर बनेंगे। अब मेरे अंदर ये कि मैं चाहता तो मैं भी कि डॉक्टर बन जाए लड़का मेरा, लेकिन डॉक्टर की फीस, डॉक्टरी पढ़ने की फीस, डॉक्टरी पढ़ने में मेहनत, वो सारी चीज़ें देख करके मुझे लगता था कैसे होगा, इतना कुछ कैसे होगा, ये लड़का इतना कर पाएगा क्या। शुरू में 11th में ठीक ठाक मार्क्स आ गए, बहुत सुपर हिट भी नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, 70s के आसपास में 7 CGPA, 7.5 CGPA ऐसे ही आते रहे। किसी किसी सेमेस्टर में कम भी आ गए, कहीं कहीं बहुत, मतलब 11th और 12th में इसके इंटरनल मार्क्स ऐसे चलते थे कि एक सब्जेक्ट में इस बार अच्छे आ गए तो अगले एग्जाम में उसमें सबसे कम आ गए। और हमेशा ये लगता था लास्ट मोमेंट तक, टीचर्स ने यहाँ तक कह दिया कि सर इसको बायो से हटा लो, इसको साइंस साइड से हटा लो, इसको आर्ट्स में दिला दो। 2-2, 3-3 बार काउंसलिंग की उन्होंने। हमने कहा कि ऐसा है मैडम, गुरुजी से संभालते हैं और गुरुजी जाने कैसे करेगा, लेकिन हम इसे अब इसका सब्जेक्ट नहीं चेंज करेंगे, साइंस में है साइंस में चलेगा। हम तो गुरुजी के भरोसे चलते हैं और गुरुजी ही इसका बेड़ा पार लगाएंगे, वही इसको पढ़वाएंगे। और संगत जी लास्ट में गुरुजी ने उसको एक ऐसी टीचर दिलवाया फाइनल 3-4 मंथ्स के अंदर, जब उसका 10th का एग्जाम होने वाला था, उसके जस्ट पहले, क्योंकि हमने 2-3 ट्यूटर्स बदले, कोई फायदा नहीं हो रहा था, ट्यूटर्स बदल करके भी मार्क्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं थी। हम उसी दौरान गुरुजी हमें लोधी रोड से द्वारका लेकर के आ गए। इसका 12th का चल ही रहा था और गुरुजी हमें वहाँ से यहाँ लेकर के आ गए। उसका एक अलग सत्संग है, वो भी शेयर करना चाहूँगा, पर पहले ये सत्संग। तो संगत जी गुरुजी ने जो है ऐसी टीचर दिलाया जिसने उसकी फिजिक्स और उसका केमिस्ट्री दोनों ही संभाल दिया। बायो में लड़के को अपने आप इंटरेस्ट था, वो अपने आप बायो कर ले गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री उस मैडम ने उसको ऐसा घोट घोट के पिलाया
कि उसमें अल्टीमेटली ठीक ठाक नंबर आ गए। एंड 12th का एग्ज़ाम जब हुआ और मार्क्स आए 2019 में, तो 77% मार्क्स से लड़का उत्तीर्ण हुआ। 77% मार्क्स, जहाँ की मैं ये सोच रहा था कि इसका फर्स्ट क्लास बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 77% मार्क्स, 77, 7 जब मार्क्स आए तो हमने ये कहा गुरुजी 7 हैं, इसलिए 77 आया। 77 मार्क्स ला करके गुरुजी ने उसको 12th पास कराया। और उसके बाद गुरुजी ने नीट में एडमिशन दिलवाया। नीट के एग्ज़ाम के लिए आकाश में एडमिशन दिलवाया। 1 साल तैयारी की बच्चे ने, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कर्म कहीं आना, मतलब जो भी हमारा पिछला कर्म होता है वो कहीं ना कहीं आता ही है। गुरुजी उसको ठीक करते हैं, बट संग बहुत मायने रखता है। बच्चे का गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, बस वीडियो गेम्स खेलना। नीट के एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले से ही, जब से लॉकडाउन लगा, गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। पबजी, गुरुजी ने अल्टीमेटली पबजी भगा ही दिया हिंदुस्तान से। बड़ी प्रार्थना की हमने कि गुरुजी ये पबजी हटा दो, पबजी से बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का। अल्टीमेटली गुरुजी ने पबजी को बैन करा दिया। इस पबजी की वजह से नीट के का पेपर बहुत बढ़िया नहीं गया। मार्क्स तो आ गए, लेकिन मेडिकल लायक मार्क्स नहीं आए। मेडिकल लायक मार्क्स नहीं आए तो फिर अब ये हुआ कि मेडिकल में तो एडमिशन हो नहीं सकता है। फिर अब हम पिछले करीब 2-3 महीने से इसी उधेड़ में, जब से नीट का रिजल्ट निकला तब से, कि अब इसको कहाँ एडमिशन दिलाएं। और अब मैं उस सत्संग पे आता हूँ जो आज का सत्संग है, इसी से संबंधित है। तो अल्टीमेटली एक निम्स यूनिवर्सिटी है जयपुर के पास, वहाँ पे हमने देखा इंटरनेट पे निम्स नज़दीक है। हमने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज भी है इसके अंदर और अच्छा होगा, इसमें इसका एडमिशन करा देते हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी में। बच्चे ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से दिया हुआ था, बैचलर इन फिजियोथेरेपी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा था। उसका रिजल्ट भी आया, मार्क्स भी ठीक ठाक हैं, नहीं इतने अच्छे हैं नहीं इतने बुरे हैं। वहाँ से भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन कहाँ मिले कुछ नहीं पता। और अभी उसकी काउंसलिंग की डेट नहीं आ रही है। बच्चा मेरा परेशान कि सब पिछले साल 1 साल मैंने वैसे ही ड्रॉप ले लिया, ये साल कोरोना की वजह से इतना समय निकल गया, मैं आगे कैसे क्या करूँगा, मेरा दूसरा साल भी खराब जा रहा है, मैं अब क्या करूँ। तो गुरुजी ने पहले बी फार्मा की तरफ हमारा रुझान था, बी फार्मा करा दें, फिर वहाँ से गुरुजी ने हटाया, बोले नहीं ये ठीक नहीं है। संगतों से पता लगा कि नहीं, बी फार्मा से बेटर बैचलर इन फिजियोथेरेपी है। और जब ये पता लगा कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी में बच्चा पास आउट करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, तो हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और अल्टीमेटली बैचलर इन फिजियोथेरेपी में आप थेरेपिस्ट बन जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। प्योर डॉक्टरी में आजकल बहुत मारामारी है, और डॉक्टर बनने के बाद भी आपको हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। कई बार आप ना चाहते हुए भी पेशेंट को वो दवाइयाँ देते हैं जो पेशेंट के लिए नुकसानदेह होती हैं, पेशेंट की हालत ख़राब होती है, हॉस्पिटल का पैसा बनता है। ये सारा गेम प्लान और सारी राजनीति हॉस्पिटल्स में चलती है। मैं इन सब राजनीति से बच्चे को अपने दूर रखना चाह रहा था, और उसके लिए मुझे कोई उपाय दिख नहीं रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में गुरुजी ने वो उपाय दिखाया कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी करवा दूँ। और एक फिजियोथेरेपिस्ट से हम से मिले, गुरुजी की बहुत पुरानी संगत, और उनके पास मैं अपने कंधे के इलाज के लिए गया था, मिसेस के कमर के इलाज के लिए गया था। उन्होंने इस लड़के को थोड़ा सा कुछ टेक्निक सिखाई फिजियोथेरेपी की, और लड़के से थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करवाया अपना,
और उन्होंने यही कहा, ये परसों की बात है, कि इस लड़के का हाथ बहुत साफ है और ये फिजियोथेरेपी में बहुत आगे जाएगा। तो हमारा मन थोड़ा और पक्का हुआ कि नहीं, इसे फिजियोथेरेपी करानी है। अब ये था कि किस इंस्टीट्यूट से कराएं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का तो आ नहीं रहा है जल्दी, तो कहीं और से करा लेते हैं। हमने निम्स फाइनलाइज किया, मैंने निम्स देखा, बच्चे ने निम्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। कल रात की बात है, निम्स के लिए बैग वैग सब तैयार हो गया। आज सवेरे हमें निम्स यूनिवर्सिटी जाना था और निम्स यूनिवर्सिटी जाकर के आज इसका बैचलर इन फिजियोथेरेपी में एडमिशन दिलाना था। संगत जी, कैसे चीजें पलटती हैं और गुरुजी कैसे हमें गलत चीजों से बचाते हैं और सही राह पे ले जाते हैं, ये इस सत्संग में है। कि कल शाम को ऑफिस से लौटते वक्त, अब ये निश्चित था कि भाई सवेरे जाना है, बच्चे का बैग पैक हो गया, सामान सारा पैक हो गया है और सवेरे निकलना है जयपुर के लिए और उसका एडमिशन करा के शाम तक वापस आना है। और फिर ये बीच में ये सत्संग भी करना है जो 4 बजे के लिए दे रखा था, आप लोगों से मिलना और आपके साथ सत्संग करना, ये भी इसी में शामिल था कि कैसे ये भी करना है उसी दौरान। तो शाम को ऑफिस से आते वक्त गुरुजी ने मन में ऐसा डाला कि अपने किसी जयपुर के बंदे को फ़ोन करो, पता करो कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है और इसके बारे में थोड़ा पता लगा लो, उसके बाद जाओ। मैंने अपने एक साथी को फ़ोन किया, अपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसको रहने दो, ये इतनी अच्छी जगह नहीं है कि आप इसको एडमिशन दिला लो। नाराज हो गया कि भाई आपने तो सारी तैयारी करवा दी और आप कह रहे हो कि नहीं जाना, सवेरे नहीं जाना। सवेरा हुआ, सवेरे उठते ही बच्चा पीछे पड़ गया कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं, पकड़े हुए। तो गुरुजी ने फिर माइंड में डाला कि इस बंदे को फोन करो। मैंने एक दूसरे अंकल को फोन किया, उनको फोन किया और स्पीकर मोड पे मैंने बात की। मैंने सीधे छूटते ही पूछा, मैंने कहा कि आप इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। क्या बात है? मैंने कहा कि यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने की सोच रहा हूँ। बोले कि ना, बिल्कुल मत कराइए, ये ठीक नहीं है। लड़का सुन रहा था, लड़की को बात समझ में आई कि पापा जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। ये 2 राय थी और तीसरी राय के लिए एक और अंकल को गुरुजी ने फ़ोन करवाया था। ये होता है कि 3 राय दे करके गुरुजी मुहर लगवा देते हैं, तो उनका फ़ोन उस समय पे उठा नहीं, सवेरे सवेरे की बात थी। और फिर हम सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब बालक परेशान है कि मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा सेशन निकला जा रहा है। तो मेरे जो साली साहिबा हैं, उनका बच्चा पढ़ता है पीडीयू में, पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में। उससे हमने जस्ट ऐसे ही जानकारी के लिए पूछा कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति है और क्या वहाँ पे ये कोर्स है। उसने पता लगाया और गुरुजी की कृपा से हम उस जगह पे जा करके आज, मतलब ये भी एक आश्चर्यजनक ही घटना है कि कहाँ हम निम्स जा रहे थे और कहाँ हम बहादुरगढ़ चले गए। और बहादुरगढ़ सिर्फ पता करने के लिए गए थे, कोई कागज पत्र कुछ नहीं लेके गए थे, सिर्फ देखने गए थे। मैंने बच्चे का मन बहलाने के लिए कहा कि चलो चल के दिखाते हैं, जरा जा करके कुछ आइडिया ही लगेगी, बाद बाकी तुम इसमें ले लो या कहीं और लो एडमिशन, वो बाद में देखेंगे, पहले चल के यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। हम यूनिवर्सिटी देखने गए। संगत जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी, उसका कैंपस, उसके लोग। आज संडे का दिन था, लेकिन वहाँ पे गुरुजी की कृपा से रिसेप्शन पे वो बंदा बैठा हुआ था जो एडमिशन कराता है। जबकि हमें ये फीडबैक थी कि आज एडमिशन तो होगा नहीं, एडमिशन तो बाद ही में होगा, इसलिए आज सिर्फ जाकर के कैंपस देख के आ जाओ। तो हम वहाँ गए, बातचीत हुई और सारी जानकारी ली हमने। और हाथ के हाथ गुरुजी ने हमारे छोटे बेटे अनमोल अंकल का एडमिशन करा दिया वहाँ पे। और ना सिर्फ उसका एडमिशन कराया, बड़े लड़के के एमटेक के लिए भी गुरुजी ने वहाँ बात करवा दी। और गुरुजी फिर हमें लेकर के आ गए और बड़ा टाइमली लेकर के आए कि 4 बजे से जस्ट पहले लंच करके मैं आपके साथ बैठ सका। तो शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की सब प्लानिंग होती है, हमें नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम तो अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे कर लें, वो चीज़ वैसे कर लें, इसमें फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, जब मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लो, आप कैसे कहाँ क्या कराना है। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि इसको कैसे कहाँ क्या एडमिशन दिलाया जाए। वाकई में सेशन तो निकलते जा रहा है और कैसे क्या होगा।
और देखो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने फटाफट में आनंद फानन में उसका एडमिशन कराया, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया जहाँ की कैंपस प्लेसमेंट सारी सुविधाएं हैं, और उस काउंसलर से ऐसी बात करा दी, इसको एक फॉरेन लैंग्वेज भी वहाँ सीखने का मौका मिल जाएगा क्योंकि ये विदेश जाना चाहता है आगे चल करके। तो इस बात से ये भी बहुत खुश हुआ कि चलो यहाँ एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखने को मिल जाएगी जिससे मुझे आगे बाहर जाने में फ़ायदा मिलेगा। तो गुरुजी हर चीज़ की गुरुजी की प्लानिंग होती है, हमें नहीं पता होता है। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने आज अनमोल का एडमिशन कराया। संगत जी, जो हम छोटे से एक मकान में रहते थे लोधी रोड में, और लोधी कॉम्प्लेक्स में एक 2 कमरे का मकान, जहाँ पे कि ज़्यादा संगत आ भी नहीं सकती थी, और मन में बड़ी एक ख्वाहिश थी कि गुरुजी का हमारा मकान ऐसा हो कि जिसमें गुरुजी का एक कमरा हो, जिसमें एक पूजा घर हम बना सकें। मैं आज आपके सामने पूजा घर में ही बैठ करके रूबरू हो रहा हूँ, और पूरा एक कमरा है जो पूजा के कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुरुजी ने 3 कमरे का, पिछले साल जब मेरा छोटा बेटा 10th में था, 3 रूम सेट गुरुजी ने ब्लेस किया वाइफ के ऑफिस की तरफ से। बिल्डिंग बनी पड़ी थी, बस लोग इसमें शिफ्ट नहीं हो रहे थे, और हम ये सोच रहे थे गुरुजी कब ये इसमें बिजली पानी की व्यवस्था होगी और कब हम इसमें जा सकेंगे, और उसमें व्यवस्था हो गई और हमें गुरुजी यहाँ लेकर के आए। गुरुजी की प्लानिंग बड़ी तगड़ी होती है, हम उस प्लानिंग को समझ नहीं सकते, वाकई नहीं समझ सकते। जब हम यहाँ आए तो उस आने का पर्पस गुरुजी ने बताया कि भाई यहाँ आकर के संगत जोड़नी है, द्वारका में संगत जोड़नी है और एक बड़ा सत्संग करना है। गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ हमारे इस घर के जरिए यहाँ पे एक बड़ा सत्संग हो रहा है, और उस सत्संग में गुरुजी ने बहुत दूर दूर से संगत बुलवाई, और ऐसे कई सत्संग लगातार हर महीने गुरुजी ने करवाए, मंत्र जप के सत्संग करवाए। तो शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी अपनी संगतें जोड़ते हैं। आज नेशनल हाईवेज में जहाँ सुमन आंटी काम करती हैं, गुरुजी ने बहुत सारी संगतें जोड़ रखी हैं, और यहाँ इस NHAI रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गुरुजी ने बहुत संगतें जोड़ दी, बहुतों का कल्याण कर दिया, लोगों की जिंदगियां बदल दी। सब गुरुजी की महिमा, सब गुरुजी की कृपा है। संगत जी, गुरुजी की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना कम है। मेरे मन में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि गुरुजी के दर्शन करने की बड़ी ख्वाहिश थी। गुरुजी के दर्शन मुझे भी मिले, भले सपने में ही मिले, लेकिन मिले। एंड संगत जी, वो दिन भी आया कि गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, और गुरुजी ने सपने में गुरुजी के रूप में भी दर्शन दिए और शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, आप में से कुछ लोग, जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप लोगों में से कुछ लोग वो लोग हैं जो एक सत्संग में पार्टिसिपेट किए थे, गुड़गांव में जो हुआ था। ये 7-8 अप्रैल का सत्संग था और गुड़गांव में हुआ था। गुरुजी ने इस सत्संग के बारे में कई संगतों को दिखाया था, और उस दौरान एक पूरे संसार में दिखाया था कि उथल पथल हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लोग हताहत हो रहे हैं। ऐसा गुरुजी ने कई संगतों को दिखाया, और गुरुजी ने वो सत्संग की जगह दिखाई जहाँ पे कहा कि गुरुजी ने कि यहाँ सत्संग होना है, और उस सत्संग स्थल को ढूंढने में सब लोग लग गए कि गुरुजी ने सपने में जो 2-3 आंटियों को और अंकलों को जो जगह दिखाई है वो जगह कौन सी है। और वो जगह अल्टीमेटली लोकेट हुई गुड़गांव में, और उस जगह पे सत्संग हुआ। बहुत बड़ा सत्संग था वो, और उस सत्संग में बहुत दूर दूर से संगत आई थी, बॉम्बे से, इंदौर से,
कहाँ कहाँ से संगत नहीं आई थी, पूरे हिंदुस्तान से संगत बुलवाई थी गुरुजी ने। और वो मंत्र जप सत्संग था, कह लीजिए कि पहला मंत्र जप सत्संग था जिसमें कि गुरुजी ने सामूहिक रूप से आधे घंटे का मंत्र जप रखवाया था। और उस आधे घंटे के मंत्र जप के लिए मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत रुकावटें आई थी, बहुत कहा गया था कि भाई ये मंत्र जप सत्संग आप नहीं कर सकते। और गुरुजी ने सब की बातों का एक एक करके जवाब दिया। उस समय को याद करता हूं तो बहुत रोमांचित हो जाता हूं। वो एक ऐसा समय था जब हर संगत को गुरुजी ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी थी और गुरुजी ने मेरे जरिए एक सेवा ली थी। वो सेवा थी कि संगतों को सत्संग में बुलाने की। हर ग्रुप में मेरे नाम से मैसेज गए थे और कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि ये आप कैसे करा रहे हो और क्यों करा रहे हो और मंत्र जब सत्संग क्यों होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के, बड़े मंदिर से भी क्वेश्चंस थे, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। और गुरुजी ने वो सत्संग करवाया, गुरुजी ने सबके प्रश्नों के भी उत्तर दिलवाए। संगत जी, मैं आपको बताऊं, उस दौरान ऐसा होता था कि कोई फ़ोन आता था तो गुरुजी मन में ये बात डालते थे कि ये फ़ोन उठा लो और ये फ़ोन मत उठाना। ये फ़ोन उठाओगे, ये संगत परेशान है, ये ढूंढ रही है कि सत्संग कैसे पहुंचा जाए और संपर्क कैसे किया जाए, क्योंकि ना तो उसमें जगह सब लास्ट मोमेंट पे बताई गई थी, लोकेशन अप्रॉक्सीमेट दिया गया था, एग्जैक्ट जगह लास्ट मोमेंट पे ही बताई गई थी, क्योंकि उसमें अड़चनें बहुत आ रही थी तो एग्जैक्ट जगह लास्ट में बताई गई थी। तो गुरुजी ने उस दौरान ऐसा कर दिया था कि जो भी फ़ोन आता था गुरुजी पहले ही मन में डालते थे कि ये फ़ोन उठाना, ये मत उठाना, इसको उठाओगे तो बड़े सारे क्वेश्चंस की झड़ी होगी, और ये उठाओगे तो इसमें जो है बंदा परेशान है, संगत मेरी परेशान है और इसको डायरेक्शन चाहिए, और ये फ़ोन उठाओगे तो इसमें इनके पास सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और ये निगेटिव है। जिस जगह पे मैंने थोड़ा सा अपना माइंड लगाया कि नहीं ये उठा लेता हूँ फ़ोन, और जैसे ही मैंने वो फ़ोन उठाया और प्रश्नों की वो लग गई, बौछार आ गई कि आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इनसे आपने परमिशन ली, उनसे ली कि नहीं ली, आप कर नहीं सकते हैं, ऐसा है वैसा है। पर गुरुजी ने सारी चीज़ों के उत्तर दिलवाए। और जो लोग उस सत्संग के मंत्र जब सत्संग के विरोध में थे, अल्टीमेटली वो लोग भी आए उस सत्संग में, आकर के बैठे, और सिर्फ बैठे नहीं, उसमें से एक दो लोगों की ऐसी समाधि लग गई, वहां बैठे बैठे गुरुजी ने जाने उन्हें क्या दिखाया, उनकी ऐसी समाधि लग गई कि वो गदगद हो गए। सत्संग के बाद बिल्कुल एक होता है ना गदगद हो जाना, गदगद हो गए, एकदम आनंद से एकदम भर गए। उस सत्संग में गुरुजी ने, मेरी एक इच्छा थी कि वाहन सेवा बड़े मंदिर में करने का अवसर मिले, लेकिन मन में एक ही बात उठती थी कि गुरुजी बड़े मंदिर में वाहन सेवा करना तो बहुत दिक्कत का, मतलब मेरे लिए शायद संभव ना हो, पर कैसे होगा गुरुजी, करना तो चाहता हूं मैं। तो गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में वाहन सेवा ना देकर के यहाँ पे वाहन सेवा दी, और मैं पूरे सत्संग के बाद ही अंदर गुरुजी ने मुझे घुसने का मौका दिया। संगत वेन्यू गुरुजी ने चेंज करवा दिया था, पास ही में दूसरा वेन्यू करवा दिया था। जो वेन्यू दिया गया था व्हाट्सएप पे, उससे थोड़ा सा हट के गुरुजी ने लास्ट मोड पे वेन्यू को चेंज करवाया था। तो सारी संगत को नए वेन्यू पे ले जाना, इसकी सेवा दी थी गुरुजी ने। और संगत जी विश्वास कीजिए, उस दिन मेरी गाड़ी में गुलाबों की वो खुशबू थी जो रह रह करके आती थी, और गुरुजी बार बार एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम ये चिंता मत करो कि तुम सत्संग में वहाँ नहीं बैठे हो। और गाड़ी में मेरे शब्द चलते रहे, और शब्दों के साथ साथ मैं संगत को पहुँचाता रहा, सत्संग स्थल पे पहुँचाता रहा पहले, फिर सत्संग स्थल से मेट्रो पे वापस उनको घर जाने के लिए छोड़ता रहा। जब सारी संगतें चली गई तो फिर हम बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर जाकर के शुक्राना करके आए गुरुजी का। तो संगत जी, गुरुजी हमारे ऐसे हैं, जिस काम को जो सेवा देते हैं तो सेवा पूरी भी वही करवाते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम कोई सेवा लेकर के और सेवा पूरी कर दें, ना सेवा लेने की औकात है, ना सेवा करने की औकात है। ये तो गुरुजी महाराज हैं जो सेवा लेते भी हैं और सेवा करवाते भी हैं, और उस सेवा के जरिए, जो भी सेवा गुरुजी लेते हैं, उस सेवा के जरिए
जाने हमारे जन्मों जन्मों के पापों को, जन्मे जन्मों के कष्टों को काट देते हैं। ये जो गुरुजी सेवा लेते हैं हमसे, ये हमारी पहले की हुई तपस्याओं का और गुरुजी की कृपा का फल होता है। असल में ये गुरुजी की कृपा होती है। गुरुजी जब सेवा देते हैं तो गुरुजी की बड़ी कृपा होती है। मैं आपको बताऊं, एक दो बार मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में सेवा का अवसर दिया और सच में मेरी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा का अवसर मिले। और फिर एक दिन अचानक एक अंकल का फोन आया और अंकल ने कहा कि अंकल बड़े मंदिर में सेवा है, आप आ जाओ। और उसके बाद से गुरुजी मुझे सेवा का अवसर देते गए बड़े मंदिर में। और पहली बार जब मैं गया बड़े मंदिर में सेवा के लिए, अभी गुरुजी की हल्की सी फ्रेग्रेंस आई मुझे गुलाबों की। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप साथ हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी। तो उस दिन जब मैं सेवा कर रहा था, लाइटिंग की सेवा थी, गर्मी के दिन थे। सत्संग में मंत्र जाप नहीं होता। मैं समझा नहीं आप रूबी आंटी क्या कहना चाह रही हैं। सत्संग में मंत्र जाप होता है और चलते रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, लाइन टूट गई। गुरुजी ने उस समय गर्मियों के दिन थे, शायद मई या जून का समय था, और जून का समय था आई थिंक। और गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा चल रही थी। ऊपर जो लंगर हॉल नया बना है उसमें छत की सेवा थी। और आपको पता है कि मई जून के महीने में टीन की छत कितनी गर्म होती है, कितनी गर्म होती है। और सवेरे से गर्म छत, शाम तक उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन उस टीन की छत को खोलना ताकि वहां पे लिंटर डल सके, वो सेवा मिली थी एक बार। और संगत जी, सारी संगतें वहां काम कर रही थी। हम टीन की छत पे बैठ भी रहे थे और उसको छू भी रहे थे। और मतलब हमें ये महसूस, उसकी जो जलन है, नॉर्मली आप अगर कभी गाड़ी पे भी बैठे तो गाड़ी की सीट इतनी गर्म हो जाती है धूप में कि वो छूने लायक नहीं रहती है, जल जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने वो पूरी की पूरी टीन की छतें हम सारी संगतों से खुलवाई और उसे शिफ्ट करवाया इन्हीं नंगे हाथों से। और उस पे हम आराम से बैठ सकते थे। मतलब कहते हैं जिसको कि आग को ठंडा कर देना, गर्मी को शीतल कर देना, वो ऐसा था कि हम उसे आराम से सह सकते थे। हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा था। और समय समय पे गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस दे देते थे। जिस दिन लाइटिंग की सेवा थी उस दिन कई बार जब हमारे कर्म बहुत भारी होते हैं तो हमसे सेवा की भी नहीं जाती है। हम कोशिश करते हैं लेकिन सेवा हमसे नहीं हो पाती है। तो पहली बार जब मुझे लाइटिंग की सेवा मिली गुरुजी के दरबार में, तो गर्मियाँ थी उस समय पे। आई थिंक गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, जून जुलाई की बात थी। तो सेवा हो ही नहीं पा रही थी, मतलब हाल बेहाल था। और जब हाल बेहाल होता था तो बस ये कहता था, गुरुजी किसी तरह से पार लगाइए, ये मेरे से हो नहीं रहा है। और मैं एकदम थक जा रहा हूँ, मैं एकदम बेचैन हो जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसी समय पे एक ठंडी हवा का झोंका आता और गुरुजी की फ्रेग्रेंस गुलाबों के रूप में आती, ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आज जो सेवा कर लो इसे कर लो, क्योंकि आगे का समय तुम्हारा खराब है, मैं तुम्हारे समय ठीक कर रहा हूँ इस सेवा के। गुरुजी बार बार एहसास दिलाते और गुरुजी ने वो सेवा पूरी करवाई। तो हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि हमें सेवा दे करके हमारा कल्याण करते हैं। तो जब कभी भी गुरुजी महाराज की सेवा मिले, चाहे बड़े मंदिर में मिले, चाहे किसी सत्संग में मिले, चाहे गुरुजी मन में प्रेरणा करके किसी की सेवा करने के लिए प्रेरित करे, हमें वो सेवा जरूर उठानी चाहिए। फिर चाहे वो संगत हो,
नॉन संगत हो या कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, अगर मन में बात उठ रही है कि नहीं इसकी हेल्प करनी है, तो वो हेल्प ज़रूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि उस हेल्प के जरिए ही हमारा आगे का गुरुजी हिसाब किताब ठीक करते हैं। संगत जी, आप सबके हृदयों में गुरुजी विराजमान हैं। आप सबसे सत्संग शेयर करते करते मैं भी जस्ट घड़ी देख रहा था, 1 घंटे 4 मिनट हो गए, समय का बिल्कुल पता नहीं लगा। गुरुजी ऐसे ही जैसे ये समय का पता नहीं लगा ना कि कैसे 1 घंटे का समय व्यतीत हो गया हमारा और 1 घंटे का ये सत्संग हो गया, गुरुजी ऐसे ही हमारे खराब समय को धीरे धीरे करके निकाल देते हैं और हमारा अच्छा समय ला देते हैं। संगत जी, जब कभी जिंदगी में परेशानी आए, परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, हर किसी के जीवन में आती हैं, आती जाती रहती हैं, तो सिर्फ ये सोचना है कि गुरुजी साथ हैं और ये परेशानी आई है तो इसके बाद अच्छा समय भी आएगा और गुरुजी साथ हैं, हिम्मत गुरुजी देंगे, पार गुरुजी लगाएंगे, हमें बस इससे घबराना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि गुरुजी, संगत जी, मेरे जीवन में बड़ी सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो उन परेशानियों के आने के साथ साथ गुरुजी कहीं न कहीं से कोई न कोई मैसेज दे देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, या उस परेशानी का हल भेज देते हैं किसी न किसी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या किसी स्टेटस के मैसेज के जरिए या किसी के शब्दों के रूप में कोई न कोई डायरेक्शन गुरुजी जरूर दे देते हैं कि जिससे हमें रास्ता मिल जाता है। जैसे आज गुरुजी ने रास्ता दिखाया मेरे साली साहिबा के बेटे गौरव के रूप में कि कहाँ एडमिशन कराना है। तो संगत जी, सत्संग का शेयर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने आप सबसे सत्संग शेयर करने का अवसर दिया, गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद जो इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी की महिमा को सुन रहे हैं। संगत जी, बस हमें गुरुजी के साथ रहना है और टोटल सरेंडर करके चलना है। टोटल सरेंडर हमारे करने से नहीं होगा, वो गुरुजी ही करवाएंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि गुरुजी टोटल सरेंडर करवा दो। इस माइंड को जो हम लोग चलाते हैं, इसको बंद करा करके अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दो गुरुजी, और सभी का कल्याण करो, सभी पे अपनी कृपा। गुरुजी सभी पे कृपा करते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सभी पे कृपा करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। बस हमें सिर्फ गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानने की जरूरत है कि यस गुरुजी हैं हमारे साथ, चिंता की है क्या बात। गुरुजी हैं हमारे साथ, चिंता की है क्या बात। तो कष्ट सब मिट जाएंगे, दुख सब मिट जाएंगे, गुरुजी साथ हैं, हमेशा साथ निभाएंगे। दुनिया साथ निभाए चाहे ना निभाए, गुरुजी हमेशा साथ निभाएंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। मैं इस लाइव सत्संग को यहीं पे विराम देने की गुरुजी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी सभी संगतों पर रहमत बरसाने का, सबको रास्ता दिखाने का, मुझे रास्ता दिखाने का, सबको रास्ता दिखाने का। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, कल्याण की गुरुजी सबका, पूरी धरती का, पूरी चराचर जगत का कल्याण कीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। दोबारा सत्संग करने का मौका दीजिएगा गुरुजी, अपनी महिमा गाने का मौका दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।